हाय गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4। हमारा चैप्टर का नाम है प्लानिंग। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग जरूरी क्यों है, क्या ऐसी खास बात है प्लानिंग के अंदर कि हमें प्लानिंग करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग जो होती है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। अब डायरेक्शन प्रोवाइड कैसे की जाती है ये देखिए, कि प्लानिंग में क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हम उसी हिसाब से अपने प्लानिंग को करते हैं। अब जब हमें पता चलेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उन्हें करने का तरीका क्या होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। प्लानिंग में हमको क्या देखना होता है कि मैनेजमेंट पहले ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करती है और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही हमारे प्लानिंग को किया जाता है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कैसे डिफाइन किया जाता है कि बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में, ताकि सबको इसे समझ पाए और उन्हें अचीव करने में हेल्प कर पाए। जब सबको समझ में आए, क्लियर कट रहेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी है और ऐसे करनी है, उन्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो उसी डायरेक्शन में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड इन सिंपल एंड क्लियर टर्म्स, यानी कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही सिंपल और क्लियर टर्म्स में डिफाइन किया जाता है ताकि सबको इसे समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। इसके बाद है एम्प्लॉयज गेट डायरेक्शन एंड स्टार्ट डूइंग फोकस्ड एफर्ट्स। जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज ऐसे होगी और इस तरीके से की जाएगी, आपको अच्छे से क्लियर हो गई वो सारी चीजें, तो आप उसी हिसाब से अपने एक्शंस को करेंगे और आपके जो डायरेक्शन होगी काम करने की वो बहुत ही फोकस्ड होगी, कि आपको पता है कि हाँ मेरा काम ये है और इसको ऐसे अचीव करना है, तो आप बिल्कुल उसी हिसाब से अपने काम को करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए एम्प्लॉयज को बहुत आसानी हो जाती है इस टाइप से अपने डायरेक्शन को करने में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद है हमारा रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा रिस्क होता है अनसर्टेनिटी का, उसे रिमूव किया जाता है। देखिए कैसे होता है ये। प्लानिंग क्या होती है, हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है, क्योंकि हमें फ्यूचर के एक्शंस को इसमें डिफाइन करना होता है और डिसाइड करना होता है हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन जो होते हैं। अब क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनप्रिडिक्टेबल है, तो जितने भी बेस्ट पॉसिबल तरीके हो सकते हैं कोई चीज होने के, अपनी करंट मार्केट की सिचुएशन को देखने के हिसाब से सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद फिर जो बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन रहता है उसको ऑप्ट करके सारी प्लानिंग उस हिसाब से की जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें हेल्प हमें क्या कर रही हैं कि हम रिड्यूस कर सके अपने रिस्क को, अनसर्टेनिटी के, कि अगर ऐसा हुआ तो हम इस टाइप से कर लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम इस टाइप से कर लेंगे। यानी कि हमारे पास एक बैकअप का प्लान जो होता है वो रेडी रहता है, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ ज्यादा दिक्कत होती है तो हम काफी हद तक उसके आइडिया पहले से लगा चुके हैं और हम उसको आराम से डील कर सकते हैं, हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारा आता है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आप अगर मान लीजिए किसी भी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं और करते चले जाते हैं, फिर जो भी अगर दिमाग में आपने उसको कर दिया, फिर बाद में कुछ आया वो लिख दिया। लेकिन अगर आपने कोई चीज प्लान करी, यानी कि तरीके से सब कुछ कर लिया कि इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, आपने एक सीरीज बना ली, उस हिसाब से अपने सारे काम को किया, तो इससे क्या हुआ कि अगर आपने कोई भी चीज 2 बार कर ली या फिर एक्स्ट्रा कर ली है तो ये चीज हट जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी ओवरलैपिंग एक्टिविटीज होती हैं वो हम सोचने के टाइम पे पहले इनको नोट डाउन कर लिया। अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक्टिविटी दोबारा लिख रहे हो तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ऐसे जो भी ओवरलैपिंग एक्टिविटीज होती हैं या फिर अननेसेसरी एक्टिविटीज होती है, इसको हमारी प्लानिंग क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, क्योंकि हम सारे एस्पेक्ट्स को लेके फिर एक प्लान बनाते हैं अच्छे से। तो इसमें सारी चीजें कवर अप कर दी जाती हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, फालतू की होती हैं या फिर डुप्लीकेट हो जाती है, वो सारी चीजों को खत्म कर दिया जाता है। तो देखिए, फ्यूचर एक्टिविटीज प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जो हमारी फ्यूचर की एक्टिविटीज होती हैं वो क्यों की जाती है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को प्लान कर पाए, अचीव कर पाए। इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आर ऑलमोस्ट डिसाइडेड। तो जो भी हमारे प्रॉब्लम होते हैं कि कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी डिसाइड की जाती हैं। इसके बाद है दिस एंड डिसऑर्डर एंड सस्पिशन। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपने सारे एस्पेक्ट्स को ले लिया तो आपको, यानी एक तो ऑर्डर में आपकी सारी चीजें रहेंगी, यानी कि पहले कुछ आ गया, बाद में कुछ आ गया, फिर वो चीज जो पहले आनी थी वो आपने बाद में लिख दी। इस तरीके से नहीं होगा, आप एक सीरीज में सारी चीजों को परफॉर्म करोगे तो जितने भी आपके डाउटफुल एक्टिविटीज होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी, अननेसेसरी और ओवरलैपिंग एक्टिविटीज होंगी वो भी सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। इसके बाद हमारा आता है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। अब देखिए, प्लानिंग क्या करती है, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है। अब ये इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट कैसे करती है ये भी जानना जरूरी है। देखिए ध्यान से,
कि प्लानिंग में क्या होता है, हमें बहुत सारे अलग अलग एक्शंस को देखना होता है, अलग अलग एक्टिविटीज को देखना होता है, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी होती है। तो हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को चेक करना होता है कि हाँ हम इसके बदले ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। अब जरूरी तो नहीं है ना कि ये सारे ऑप्शन आपके दिमाग में तभी के तभी बैठे हो, आपको सोचना पड़ता होगा, एक बार में सारी चीजें दिमाग में नहीं आती है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में लाई जाती है या फिर बहुत ज्यादा इनको डिस्कवर किया जाता है कि हाँ ये चीज ऐसे हो सकती है, ऐसे की जा सकती है। और उसके बाद आपने मान लीजिए प्लान सोच लिया, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ सोच लिया वो कंप्लीट हो जाएगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके भी आपको स्टेप्स देखने पड़ते हैं, आपको अच्छे से उसको एनालाइज करना पड़ता है। यानी कि पहले आपने ऑल्टरनेटिव सोचा, फिर उस ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया, तो इसमें भी आपका दिमाग लगा। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है कि आपको सोचने में मजबूर कर रहे हैं, आपको क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे इस तरीके से इसको किया जा सकता है। आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस वो प्रोवाइड कर रही है और उनको एवेल्युएट करने में भी आपकी हेल्प कर रही है। तो इससे क्या हुआ, जितने भी आइडियाज होंगे, न्यू आइडियाज होंगे, यूनिक आइडियाज होंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको हेल्प मिलेगी। क्योंकि मान लीजिए किसी के दिमाग में कोई आइडिया है, किसी के दिमाग में कोई आइडिया है, तो कोई ना कोई तो अच्छा निकलेगा ना उसमें से। तो वो क्या कर रहे हैं, नए नए आइडियाज को देखा जा रहा है कि हाँ भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्या करती है प्लानिंग, प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज को। देखिए, प्लानिंग सिलेक्ट्स द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। प्लानिंग में क्या किया जाता है, जो भी हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहता है उसको वो सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद फॉर दिस ऑल्टरनेटिव वर डिस्कवर्ड, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जाहिर सी बात है कि हवा में तो आने वाले हैं नहीं, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद दिस लीड्स इमर्जिंग न्यू आइडियाज एंड स्टडिंग दैम इंटेंसिवली टू फाइंड आउट द बेस्ट वन। फिर इसकी वजह से क्या होगा कि आपको न्यू आइडियाज जो भी मिलेंगे उनको चेक किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और जो भी आपका बेस्ट रहने वाला है उसको आप ऑप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लानिंग आपको हेल्प करती है कि आप जितने भी इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको प्रमोट करो। इसके बाद हमारा आता है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ताकि हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाए। अब ये होता कैसे है, प्लानिंग में हमको क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शंस को देखना होता है, अलग अल्टरनेटिव्स को चेक करना होता है कि हाँ भाई हमारे पास ये भी अल्टरनेटिव है, ये भी है, और इन सबको एनालाइज करने के बाद ही हम बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारी प्लानिंग बहुत हेल्प करती है। एक बार देख लेते हैं इसको। प्लानिंग सेट्स द टारगेट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग के टारगेट्स रहते हैं वो प्लानिंग क्या करती है, सेट करते हैं कि हाँ भाई हमारे को डिसीजन मेकिंग करनी है तो इसमें ये वाला टारगेट हमारा अचीव हो जाना चाहिए उस हिसाब से। इसके बाद आता है इट ऑल्सो लेज डाउन द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन, कि कोई भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, क्या हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं, क्या हमारा क्राइटेरिया रहने वाला है, ये सारी चीजें जो है वो प्लानिंग के अंदर इवेल्युएट की जाती हैं। उसी के बाद हमारी डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो जब आप स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट कर देते हैं और आपका टारगेट भी अचीव होने के चांसेस रहते हैं उस ऑल्टरनेटिव में, तो हमको क्या होता है, डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाती है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब क्या होता है कि प्लानिंग क्या करती है, कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है। कैसे, आपने बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स बनाए, फिर उससे क्या हुआ, कोई एक सिलेक्ट कर लिया आपने। अब उसको सिलेक्ट करने के बाद में आप देखोगे कि भाई किसने भी काम किया है, क्या वो काम अलग तो नहीं हो रहा है, यानी कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उनमें कोई वेरिएशन तो नहीं है। क्योंकि अगर वेरिएशन हुआ तो जिसने वो काम किया वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। तो जब आपको पता रहे कि हाँ भाई अगर मेरे से गलती हो गई, मैंने अच्छे से काम नहीं किया, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, मेरे खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, तो वो इंसान उस काम को अच्छे से करेगा, वो एम्प्लॉय उस काम को गलत करने से डरेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अच्छा खासा स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं कंट्रोलिंग के लिए, क्योंकि पता है एम्प्लॉय को कि अगर वेरिएशन हुआ तो वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो कॉन्सिक्वेंसेज उसी को भुगतने पड़ेंगे। तो वो इस चीज का ख्याल रखता है काम को करते हुए। एक बार देख लेते हैं इसको भी। सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वर्क, टाइम एंड कॉस्ट। आप जो स्टैंडर्ड सेट करेंगे वो कैसे कैसे करेंगे, एक तो आपके वर्क के लिए जो भी आपको काम दिया गया है उसका क्या टाइम लगने वाला है, भाई एक काम को करने में लगभग कितना टाइम लगता है, स्टैंडर्ड टाइम ये है। अब अगर आप उस काम को कम टाइम में करते हो तो आपके लिए अच्छी बात हो गई, लेकिन अगर आप टाइम ज्यादा ले रहे हो तो ये दिक्कत की बात हो जाती है। इसके अलावा कॉस्ट, कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए लग रहे हैं, लेकिन जो वर्क का काम कर रहा है उसको 12 रुपए लग रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया ना, उसने अच्छे से काम नहीं किया। तो इन सब चीजों के लिए स्टैंडर्ड लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा कंपेयरिंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड वर्क, तो जितना भी एक्चुअल वर्क होता है, स्टैंडर्ड वर्क होता है, उनको कंपेयर किया जाता है कि हाँ भाई ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, क्या एक्चुअली में इसको इतने टाइम में ये वाला काम कर लेना चाहिए था और अभी तक इसने करा कितना है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को दोनों को इवेल्युएट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। इसके बाद में इफ डेविएशन फाउंड कंसर्न पर्सन हैड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि अगर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस रहता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत नॉमिनल डिफरेंस हो तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ये एक गलत बात हो जाती है, ये एक ध्यान देने वाली बात हो जाती है। तो ये चीज ध्यान में रखी जाती है और इस हिसाब से हमको कंट्रोलिंग करने में प्लानिंग बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर दिए हैं और वो स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं।
आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग अब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।